नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA पाठ द्वितीय विषय इतिहास में मुगल शासक हुमायूं का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बना था। हुमायूं का जन्म काबुल के किले में 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था, जो बाबर की सर्वप्रिय पत्नी थी। हुमायूं की शिक्षा मौलाना मुसुद्दीन-उल्लाह और मौलाना इलियास के निर्देशन में हुई थी। हुमायूं ने तुर्की, अरबी, फारसी, काव्य, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने पिता बाबर के साथ कई युद्धों में भाग भी हैं वो लिया था। जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी, उस समय हुमायूं संभल का सूबेदार था। अब हम देखते हैं 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे और ऐसे में उनके सामने कई समस्याएं वो खड़ी हुई थी। तो हम उन समस्याओं के बारे में है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हुमायूं की आंतरिक समस्याएं और उसके बाद हम देखेंगे बाह्य समस्या। तो देखिए, नासिरुद्दीन हुमायूं के सामने सबसे पहली समस्या थी आंतरिक समस्याओं में मुगल साम्राज्य की विशालता। अर्थात हुमायूं को उत्तराधिकार में मिला साम्राज्य अत्यंत ही विशाल था और इस साम्राज्य की सीमाएं मध्य एशिया के बलख, कुंदुज और बदख्शा के प्रांत शामिल थे। इस साम्राज्य की दुर्बलता यह थी कि इसे कोई सुदृढ़ आधार प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर ने अपने अल्पकालीन शासन के कारण उसे संगठित नहीं कर पाता था। बाबर का साम्राज्य विस्तृत हो गया था, लेकिन अल्प समय के कारण वह उसे विस्तार नहीं दे सका था। वह साम्राज्य सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था और शांति काल में इसे बनाए रखना अत्यंत कठिन था। अनेक दूरस्थ प्रांतों में तो मुगल शासन केवल नाम मात्र का था और इसके अतिरिक्त मुगल सेना में अफगान, ईरानी, भारतीय और उज़्बेक आदि जातियों के लोग थे, जिनके मन में बाबर के प्रति तो श्रद्धा थी, लेकिन हुमायूं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। ऐसी विषम परिस्थिति में हुमायूं के लिए अपने पिता द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य है, उसको नियंत्रण में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मुगल शासक
हुमायूं ने दूसरी समस्या थी रिक्त राजकोष की समस्या, अर्थात उनके सामने जो राजकोष था वो रिक्त राजकोष था, क्योंकि बाबर की खर्चीली और उदार नीति ने राजकोष को खाली कर दिया था। इसके अतिरिक्त बाबर अपने संघर्षमय जीवन के कारण राजकोष में धन एकत्रित नहीं कर पाया था, क्योंकि बाबर ने अपने जीवन में शासनकाल के दौरान युद्ध लड़े थे और उसमें धन एवं खर्च हो गया था, जिसके कारण बाबर को अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ा था। अतः हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ और हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस रिक्त राजकोष को भरना और जनता को भी विश्वास में रखना। रसब्रुक विलियम के शब्दों में हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ था। तीसरा है हुमायूं के भाई। तो देखिए, तीसरी आंतरिक समस्या थी कि हुमायूं के भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदा। कामरान जो 17 वर्ष का था, अस्करी जो 15 वर्ष का था और हिंदा जो उसमें 12 वर्ष का था। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं को सलाह दी थी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसके भाइयों को कष्ट हो, दुख हो। बाबर ने हुमायूं के भाइयों के लिए साम्राज्य विभाजन का निर्देश दिया था और इसके फलस्वरूप हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति सदैव उदार नीति अपनाई थी और इसके प्रत्युत्तर में हुमायूं के भाई उसकी कठिनाइयों के निवारण में सहायता दे सकते थे, लेकिन उसके भाइयों ने सदैव उसके प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में और अधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त हुमायूं के तीनों भाई अल्प वयस्क थे, इसलिए महत्वाकांक्षी अमीर अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए उन तीनों का उपयोग हुमायूं के विरुद्ध बड़ी सरलता से कर सकते थे। अर्थात हुमायूं को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा हुमायूं के सामने अगली समस्या थी असंगठित शासन व्यवस्था, क्योंकि बाबर ने साम्राज्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन उसे संगठित रूप देने में बाबर सफल नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर ने अपने अल्पकालीन शासन काल में शासन व्यवस्था को संगठित नहीं कर पाया था। अतः हुमायूं को विरासत में एक असंगठित विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। उस समय
प्रांतों का प्रबंध अत्यंत ढीला था तथा सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए थे, उनका प्रभाव बढ़ रहा था। सैनिक जागीरों की व्यवस्था से विद्रोह की नीति भी अपना लेते थे और ये शक्तिशाली सरदार हुमायूं के आदेशानुसार चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हुमायूं को निर्बल और अस्थिर चित्त का व्यक्ति समझते थे और बाबर ने एक शासक के रूप में अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं रखा था। अतः प्रजा मुगलों को विदेशी आक्रांता के रूप में देख रही थी और ऐसी परिस्थिति में भी हुमायूं अपनी प्रजा के सहयोग से वंचित हो गया था और उसे अपने साम्राज्य को संगठित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा अगला कारण हम मान सकते हैं बाबर के समधियों को लेकर के चिंता। तो देखिए, मध्य एशिया के कई राजवंशों के अमीर बाबर के साथ भारत आकर भारत में ही बस गए थे और बाबर ने भी उनका सम्मान करते हुए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन अमीरों में खुरासन का मोहम्मद जमाल मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा आदि थे और वे अपने को बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। इस कारण हुमायूं के लिए इन अमीरों को अपने अधीन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। इसके अलावा हुमायूं के सामने और भी कई बाहरी कठिनाइयां भी थी, जिनमें हम देख सकते हैं कि उस समय गुजरात, अफगान, बंगाल, सिंध, मुल्तान, मालवा, कश्मीर, राजपूताना आदि के शासक अपने अपने को स्वतंत्र करने की कोशिश में लगे हुए थे। वे मुगल साम्राज्य के अधीन रहने को तैयार नहीं थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुजरात, अफगान और बंगाल की समस्या के बारे में। तो देखिए, हुमायूं की गद्दीनशीनी के समय गुजरात पर बहादुर शाह शासन करता था और वह महत्वाकांक्षी था और उसने आसपास के असंतुष्ट अमीरों को अपने दरबार में आश्रय दे दिया था। मालवा को अपने साथ मिलाने के पश्चात उसने राज्य की सीमाएं मुगल साम्राज्य के निकट पहुंचा दी थी और बहादुर शाह हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों से लाभ उठाने के लिए तत्पर था। वहीं इब्राहिम लोदी के वारिसान अफगान पानीपत व घाघरा के युद्धों में पराजित होने के बाद भी अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे और इन अफगानों के दो प्रमुख नेता थे, महमूद लोदी और शेर खां। ये दोनों नेता पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना के लिए
अपनी शक्ति और संसाधन को एकजुट कर रहे थे। इसलिए हुमायूं के लिए बड़ी चुनौती थी कि अफगानों की बढ़ती शक्ति को कमजोर करना। तीसरा है बंगाल की समस्या। तो बंगाल का शासक नुसरत शाह न केवल अफगानों को सहयोग दे रहा था, बल्कि बाबर के विद्रोही अफगानों को अपने यहाँ शरण देकर उन्हें अच्छी जागीरें भी प्रदान कर रहा था। इब्राहिम लोदी की पुत्री से शादी करके मुगलों में बंगाल के नुसरत शाह ने भय उत्पन्न कर दिया था और वह मौके की ताक में था और मौका मिलने पर वह कभी भी हुमायूं पर आक्रमण कर सकता था। इसी तरह सिंध मुल्तान के सूबेदार भी हुमायूं की कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे। मालवा, खानदेश और कश्मीर में भी यही स्थिति चल रही थी। खानदेश उस समय में दिल्ली से दूर होने के कारण उत्तरी भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं रखता था, किंतु यहाँ के शासक मोहम्मद प्रथम की माता गुजरात के शासक बहादुर शाह की बहन थी, जिससे उसका महत्व बढ़ गया था और बहादुर शाह से संबंध होने के कारण हुमायूं के विरोधी बहादुर शाह से अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। वहीं कश्मीर जो पहाड़ी से घिरा हुआ राज्य था, हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उसके सामने इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती भी राजपूताने थी। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूत पुनः एकजुट होने लगे थे। रानी कर्मावती के नेतृत्व में भी राजपूतों का प्रभाव बढ़ रहा था। राजपूतों के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं चिंतित था और उसे भय भी था कि अगर राजपूत उसके खिलाफ हो गए तो हुमायूं भारत में लंबा शासन है वो चला नहीं पाएगा। ये हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। तो इस तरह हुमायूं की गद्दी छीनी हुई, राजगद्दी पर बैठ गई, तो उनके सामने कई आंतरिक और बाह्य कठिनाइयाँ थी, जिसके कारण हुमायूं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद।